हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 25 अप्रैल 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 25 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है ईवीएम की कंट्रोल यूनिट्स पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज के नाम को नहीं पहचानती है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए ये बताया है कि माइक्रो कंट्रोलर जो कंट्रोल यूनिट्स में होते हैं वो सेपरेटली प्रोग्राम किए गए होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नाम है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। इनके जो बटन हैं उनको प्रेस करके वोटर्स के द्वारा वोट दिए जाते हैं और इन बटन्स को इंटरचेंज किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर बूथ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम जिस सीक्वेंस में है दूसरे बूथ पे उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज किया जाता है स्टेट टू स्टेट और रीजन टू रीजन। इनका जो इंटरचेंज लगातार किए जाते हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये पार्टीज़ के नाम को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। बिकॉज ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही प्रोग्राम की जाती है, उसके बाद इनको प्रोग्राम नहीं किया जाता है। ये पूरे केस की सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये एनालिसिस बताई गई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई पार्टी विच गॉट बटन 1 इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी वुड गेट बटन 6 इन अनदर कॉन्स्टिट्यूंसी। किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को अगर एक बटन पे जगह मिली है ईवीएम पे, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसे बटन 6 पे जगह मिलेगी। द प्रोग्राम यूनिट्स आर डन एट मैन्युफैक्चरिंग लेवल। और जो भी प्रोग्रामिंग इसमें की जाती है वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे की जाती है। एंड मैन्युफैक्चर को उस समय ये पता नहीं होता है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को कौन सा बटन अलॉट किया जाना है। कोर्ट ने एम्फेटिकली बोला है कि ईवीएम का जो सोर्स कोड है वो किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ईवीएम का सोर्स कोड डिस्क्लोज हो जाता है देन इट वुड बी प्रोन टू मिसयूज। तब ईवीएम का मिसयूज किया जा सकता है और जो मेजर प्रॉब्लम है ईवीएम की इंटीग्रिटी की वो वायलेट हो सकती है। तो यहाँ पर सोर्स कोड अगर डिक्लेयर ना किया जाए, कभी भी डिस्क्लोज ना किया जाए, तो ईवीएम के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज के सिलेक्शन के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से काफ़ी क्वेश्चंस और पूछे हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि वेयर एग्जैक्टली द माइक्रो प्रोसेसर वर इंस्टॉल्ड इन ईवीएम में माइक्रो प्रोसेसर कहाँ होता है। तो इसके आंसर में इलेक्शन कमीशन का जवाब है कि जितने भी 3 यूनिट होती हैं, बेसिकली ईवीएम में 3 यूनिट्स होती हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। और इन तीनों यूनिट का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सेपरेटली होता है और एक बार प्रोग्राम इन यूनिट्स को किया जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको ना तो चेंज किया जा सकता है ना ही फिजिकली एक्सेस किया जा सकता है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है। तो इस केस की सुनवाई का ये पर्टिकुलर कुछ क्वेरीज रेज की थी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, और उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईवीएम के 3 यूनिट्स होते हैं। 3 यूनिट्स से ईवीएम बनती है, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। वीवीपैट वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट की 2013 में। 2013 में वीवीपैट को इम्प्लीमेंट किया गया ताकि जो वोटर्स हैं वो ये चेक कर पाएँ कि उनके द्वारा जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दिया गया है वो वोट सही पॉलिटिकल पार्टी को गया है कि नहीं। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उस स्लिप का, जिसमें प्रिंट होता है वोटर के द्वारा दिया गया वोट की पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिटेल्स। तो 3 यूनिट मिला के ईवीएम बनाती हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। नेक्स्ट न्यूज़ है एनसीबीसी के बारे में। एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा एक समन रेज किया गया है कर्नाटका चीफ सेक्रेटरी को ओवर मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन। तो यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर बॉडी एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसके जो अभी करंट में चेयरमैन है वो हैं हंसराज गंगाराम आहिर,
और इनके द्वारा ये जो समन है कर्नाटका चीफ सेक्रेटरी को रेज किया गया है। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर बॉडी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको एनसीबीसी भी बोला जाता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है, एक अमेंडमेंट के द्वारा बनाई गई है। और वो अमेंडमेंट कौन सा है? वो अमेंडमेंट है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आती, ये पूरी बॉडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। तो 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एनसीबीसी को एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन वर्क है टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज एक्टिवली ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोशली बैकवर्ड क्लासेस। तो ओबीसी का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और उससे रिलेटेड जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें इन्वॉल्व रहना, और लगातार इस पर्टिकुलर ग्रुप की, ओबीसी का जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको समय समय पर इवेलुएट करना। ये जो बॉडी है एनसीबीसी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के 338 बी आर्टिकल के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। आर्टिकल 338 बी 338 बी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एनसीबीसी को इस्टेब्लिश किया गया था। इट फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1953। तो 1993 का नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट के इन लाइन ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 338 बी से अपनी पावर ड्रॉ करती है। और इसका जो अमेंडमेंट था वो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 2018 का ये अमेंडमेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल है एनवायरमेंट से, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी फॉरेस्ट या कोई भी एनिमल नहीं बचेगा अगर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलता रहे। ये पर्टिकुलर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये एक केस में आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असम में पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग एक केस चल रहा था, उसमें ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अगर हम थोड़ी पास्ट में जाएं तो देखें कि मार्च 13 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने असम गवर्नमेंट का एक डिसीजन को स्टे किया था। उस डिसीजन में असम गवर्नमेंट ने पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डीनोटिफाइड करने की बात कही थी। यानी पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात यहाँ पर की गई है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो असम में स्थित है और जो मेनली वन हॉर्न राइनोज के लिए फेमस है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको डीनोटिफाइड करने के एक नोटिफिकेशन असम गवर्नमेंट ने निकाला था, जिसको स्टे कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है इसी पर्टिकुलर केस में कि अगर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह चलते रहे तो ये एक बड़ा खतरा बन सकता है फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसीलिए एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है जिसमें कि जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम से रिलेटेड, वो सारे स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो कैटर किए जा सकें, विच टेक केयर ऑफ द राइट्स ऑफ बोथ स्टेक होल्डर्स। यानी जो वाइल्ड लाइफ का इकोसिस्टम है और जो ह्यूमन बीइंग के राइट्स हैं वो दोनों बैलेंस बना के चले जाएं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट इफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर नॉट रिजॉल्व्ड। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये जो है इसमें फर्दर बताया गया है कि जो डिमार्केशन है असम के पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसमें सेटलमेंट ऑफ राइट्स ऑफ विलेजर्स, ये दोनों कहीं ना कहीं क्लैश कर रहे थे। यहाँ पर वो पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री को कम करके जो विलेजर्स हैं उनके सेटलमेंट के एरिया को बढ़ाया जा रहा था, ड्रॉन फ्रॉम मार्जिनलाइज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज हु रिसाइड विद इन द सेंचुरी। तो जो सेंचुरी के अंदर रह रहे थे, तो पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया, कुछ एरिया डिलीट करके सेटलमेंट को बढ़ाया जा रहा था। तो असम गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में बोला है कि एक स्पेशल कमिटी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, विच इज चेयर्ड बाई चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट टू सर्वे एंड सजेस्ट ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ सेंचुरी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एज वेल एज ह्यूमन हैबिटेंट्स। तो वाइल्ड लाइफ के जो राइट्स हैं और जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो विलेजर्स वहाँ पर रह रहे हैं उनके राइट्स हैं, उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए असम ने एक कमेटी बनाई है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है और फील्ड डायरेक्टर है पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, उनको भी इंक्लूड किया जाए ताकि जो इकोसिस्टम है उसका भी टेक केयर किया जा सके, उसके कंसर्न भी एड्रेस किए जा सके कमिटी में।
तो बेसिकली ये पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डीनोटिफिकेशन जो था और उसके एरिया को जो कम करने का काम गवर्नमेंट के द्वारा असम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, उससे रिलेटेड ये केस चल रहा है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ में स्थित है। यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया डिनोट कर रहा है पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। इसकी लोकेशन है मोरीगांव, असम, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। इसका जो टोटल एरिया है करीब 38 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो काफ़ी छोटा एरिया है इसका। लेकिन ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इंडियन राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए काफ़ी फेमस है। और असम में सेकंड नंबर पे किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर इंडियन राइनोसोरस हैं तो वो है पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आफ्टर काजीरंगा वाइल्ड लाइफ काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट न्यूज़ है, वाई वॉज बीजेपी कैंडिडेट डिक्लेयर विनर इन सूरत। तो रिसेंटली सूरत के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी कैंडिडेट को विनर घोषित कर दिया गया बिना वोटिंग किए हुए, यानी वोटिंग से पहले ही बीजेपी के कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर किया गया। और इससे पहले कांग्रेस के कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन पेपर है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया और उसकी कुछ एरर की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये एक्सप्लेन किया गया है इस आर्टिकल में। तो बीजेपी का जो सूरत लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट है वो अनअपोज्ड इलेक्ट कर लिया गया और उसको विनर डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके रिलेटेड जो कानून है वो कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसके दो प्रोविज़न हैं, सेक्शन 33 और सेक्शन 36। तो सेक्शन 33 ये कहता है कि एक वैलिड नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना है तो उसका जो नॉमिनेशन है वो एक्सेप्ट करने के लिए उसका नॉमिनेशन वैलिड रहना चाहिए। और सेक्शन 36 कहता है कि उस नॉमिनेशन पेपर की जो स्क्रूटनी है वो रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। तो ये दो सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के। अगर हम सेक्शन 33 की बात फर्दर करें तो सेक्शन 33 को अगर डिटेल में देखें तो ये बताता है कि एक वैलिड नॉमिनेशन होना चाहिए और एक इलेक्टर जो 25 साल से ज़्यादा एज का हो कैन कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इंडिया में लोकसभा इलेक्शन लड़ सकता है अगर वो 25 साल एज का हो, कम से कम 25 साल एज का हो। और जो प्रपोजर हैं जो उस कैंडिडेट का नाम प्रपोज करेंगे वो भी इलेक्टर होने चाहिए उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ पर वो फाइलिंग की जा रही है। यानी कि एक कैंडिडेट होगा, एक तो कैंडिडेट होगा और उसके पीछे से कुछ प्रपोजर होंगे जो उसके नाम प्रपोज करेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक सिस्टम ऑफ इलेक्शन ये बताया गया है यहाँ पे। तो अगर ये प्रपोजर के द्वारा भी जो नाम प्रपोज किया जा रहा है इसमें प्रपोजर और कैंडिडेट दोनों इलेक्टर होने चाहिए उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में। इन केस ऑफ रिकॉग्न अब यहाँ पर प्रपोजर कितने होने चाहिए किसी कैंडिडेट के लिए वो बताया गया है। अगर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल या स्टेट कोई भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उसके लिए केवल एक प्रपोजर की ज़रूरत है, नीड्स टू हैव वन प्रपोजर। और अगर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज होगी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे तो उसको 10 प्रपोजर चाहिए। यानी कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को केवल एक प्रपोजर अगर मिल जाएगा वो ओके कर दे तो कैंडिडेट अपना नाम नॉमिनेशन पेपर अपना फाइल कर सकता है। लेकिन अगर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो तो उसे 10 प्रपोजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो 10 लोग ऐसे होने चाहिए जो उसका नाम प्रपोज करें। अ कैंडिडेट कैन फाइल अप टू 4 नॉमिनेशन पेपर, और एक कैंडिडेट भी 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। तो एक तो कैंडिडेट 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है और ये इसीलिए दिया गया है ताकि दिस इज enabled the acceptance of nomination of a candidate even if one set of nomination paper is in order। अब सेक्शन 36 क्या कहता है? सेक्शन 36 बताता है कि इट प्रोवाइड दैट रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट रिजेक्ट एनी नॉमिनेशन फॉर अ डिफेक्ट दैट इज नॉट ऑफ सब्सटेंशियल कैरेक्टर। रिटर्निंग ऑफिसर जब तक किसी नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि एक सब्सटेंशियल कैरेक्टर का डिफेक्ट उस नॉमिनेशन पेपर में ना हो। हाउएवर अगर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट या सिग्नेचर ऑफ प्रपोजर ऑफ कैंडिडेट फाउंड नॉट जेन्युइन तो वो ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन हो सकता है।
यानी कि नॉमिनेशन पेपर जनरली रिजेक्ट नहीं किए जाते, लेकिन अगर एक सब्सटेंशियल कैरेक्टर का कोई डिफेक्ट पाया जाए उन पेपर में तो रिजेक्ट हो सकता है। और उस सब्सटेंशियल कैरेक्टर में जो जेन्युइन सिग्नेचर हैं या तो कैंडिडेट के या प्रपोजर के, वो आते हैं। तो अगर कैंडिडेट किसी का भी सिग्नेचर जाली पाया जाता है, जेन्युइन नहीं पाया जाता, तो उसके बेसिस पे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 36 ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट बताता है, इसके अगेंस्ट इसी एक्ट के हिसाब से जो कार्रवाई है वो की गई। अब ये पूरा मुद्दा है कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट था सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके द्वारा जो नॉमिनेशन पेपर फाइल किया गया था, उसमें जो सिग्नेचर थे कैंडिडेट के प्रपोजर के, वो जाली पाए गए। और उससे रिलेटेड जो एफिडेविट का टाइम कांग्रेस के कैंडिडेट को दिया गया, उस दौरान भी उसके प्रपोजल का जो अवेलेबिलिटी है, वो उसकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं रिसीव किया गया टू रिटर्निंग ऑफिसर, as the proposal could not be produced before returning officer within the stipulated time for scrutiny. All three set of nomination paper were rejected. मतलब तीन सेट ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए थे और तीनों सेट रिजेक्ट कर दिए गए रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। तो इलेक्शन रूल्स अलाउ करते हैं एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट, तो इसके बाद भी किसी कैंडिडेट के पीछे एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी फाइल कर सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन रूल इस पर्टिकुलर चीज़ को अलाउ करता है। और नॉमिनेशन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट वुड बी एक्सेप्टेड इफ नॉमिनेशन ऑफ ओरिजिनल कैंडिडेट इज रिजेक्टेड। तो अगर ओरिजिनल कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है तो जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट होता है उसका नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इस पर्टिकुलर केस में कांग्रेस पार्टी ने सुरेश पात्साना को एज ए सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन नॉमिनेशन पेपर ऑफ सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी रिजेक्ट कर दिए गए सेम रीजन की वजह से। यानी मेन कैंडिडेट, ओरिजिनल कैंडिडेट और सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट दोनों के नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग ऑफिसर ने एक ही रीजन की वजह से, सिग्नेचर जेन्युइन ना होने की वजह से रिजेक्ट कर दिए। और अदर जो नॉमिनेशन थे वो या तो रिजेक्ट हो चुके, वो पहले ही कर दिए गए थे, या फिर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद, इस पूरी एक्सरसाइज के बाद केवल एक कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट बचा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस कारण से अकेले बचे कैंडिडेट को विनर घोषित कर दिया गया। अब इसके अगेंस्ट लीगल रिकॉर्ड्स क्या है? इसके अगेंस्ट लीगल रिसोर्स है आर्टिकल 329 बी। ये बताता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम अगर इस तरह की आती है तो ये बताता है कि इट प्रोवाइड्स दैट नो इलेक्शन शैल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पेटिशन बिफोर द कंसर्न हाई कोर्ट। इस पर्टिकुलर केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुहार लगाई जा रही है कि वो जो उसको इलेक्शन है वहाँ पर दोबारा से कराया जाए। और ये सारी चीज़ें अपोजिशन के द्वारा बोली जा रही हैं, लेकिन इसका जो लीगल रास्ता है वो ये है, वो आर्टिकल 329 बी बताता है। और आर्टिकल 329 बी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये बोलते हैं कि कोई भी इलेक्शन बिना इलेक्शन पेटिशन के, हाई कोर्ट में बिना इलेक्शन पेटिशन फाइल किए हुए किसी भी इलेक्शन पे सवालिया निशान खड़ा नहीं किया जा सकता। तो अगर इस इलेक्शन को दोबारा कराना है तो उसके रिलेटेड एक इलेक्शन पेटिशन हाई कोर्ट में सबमिट की जानी चाहिए। वन ऑफ द ग्राउंड ऑन विच सच एन इलेक्शन पेटिशन कैन बी फाइल्ड इन इम्प्रॉपर रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर। तो अगर इम्प्रॉपर रिजेक्शन हुआ है नॉमिनेशन पेपर तो इसके बेसिस पे हाई कोर्ट में ये जो पेटिशन है वो फाइल की जा सकती है। और इससे रिलेटेड जो इलेक्शन पेटिशन है वो गुजरात हाई कोर्ट में फाइल होनी है और ये एक लीगल रास्ता होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्रोवाइड्स दैट हाई कोर्ट शैल एंडेवर टू कंक्लूड सच ट्रायल विद इन 6 मंथ। लेकिन ऐसा इतनी जल्दी जो ये ट्रायल है वो होते नहीं है, इनको स्पीडी बनाने की जरूरत है। ये जो पूरा किस्सा है इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो इस तरह के अनअपोज कैंडिडेट पूरी हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री में 35 कैंडिडेट ऐसे चूज किए जा चुके हैं। ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे वो भारत के आज़ाद होने के पहले 2 दशकों में इलेक्ट हुए थे। और जो लास्ट कैंडिडेट इस तरह से इलेक्ट हुआ था वो 2012 का ईयर था। उसके बाद अनअपोज्ड किसी भी कैंडिडेट को लोकसभा इलेक्शन में डिक्लेयर नहीं किया गया था विनर। टोटल 35 कैंडिडेट इस तरह से विनर घोषित किए जा चुके हैं इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। नेक्स्ट आर्टिकल में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में बताया गया है। इनके बारे में हम देख लेते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक कंपनी की तरह काम करता है दैट ओन्स, ऑपरेट
और फाइनेंस इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट। ये मॉडल किया गया है म्यूचुअल फंड की तरह। तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग जो कंपनीज हैं उनके शेयर लेके एक म्यूचुअल फंड को बनाया जाता है, तो उसी तरह से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये एक कंपनी की तरह काम करता है और ये इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट के किसी हिस्से को ओन करता है और उसका जो इनकम है वो उसमें इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है। REIT ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये कैपिटल इन्वेस्टर से जो कैपिटल है वो पूल करता है, हु अर्न डिविडेंड फ्रॉम रियल एस्टेट इन्वेस्टर, यानी कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो छोटे इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो भी रियल एस्टेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगाते हैं। तो ये एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट बास्केट है जिसमें इन्वेस्टर डू नॉट इंडिविजुअली बाय मैनेज और फाइनेंस एनी प्रॉपर्टी। डायरेक्टली जो इन्वेस्टर हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगाते हैं वो डायरेक्टली किसी भी प्रॉपर्टी को ना तो बाय करते हैं, ना मैनेज करते हैं, ना ही फाइनेंस करते हैं। वो केवल एक पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी वर्चुअली ओन करते हैं और उस प्रॉपर्टी का जितना भी इनकम इंक्रीज होता है या उसकी उसकी वैल्यू जितनी भी बढ़ती है उसका फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज उन इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। REIT या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए हैं और इनमें जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे पिछले 2-3 साल में बढ़ा है। ये पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक की तरह काम करते हैं विच मेक देम हाईली लिक्विड अनलाइक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो नॉर्मली अगर कोई प्रॉपर्टी कोई भी पर्सन खरीदने जाता है तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर्टी ना तो बहुत जल्दी खरीद ली जाती है ना ही बहुत जल्दी बेची जा सकती है, इसलिए इसको इलिक्विड इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तरीके से अगर हम इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में तो ये काफ़ी लिक्विड होता है, ये बहुत जल्दी से खरीदा और बेचा जा सकता है, जस्ट लाइक ए स्टॉक और शेयर ऑफ एनी कंपनी। ये जो रीट्स हैं ये इन्वेस्ट करते हैं इन अपार्टमेंट बिल्डिंग, सेल फोन टावर्स, डेटा सेंटर, होटल्स, मेडिकल फैसिलिटी, ऑफिसेज, रिटेल सेंटर एंड वेयर हाउसेज। अलग अलग टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा जो दूसरा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो रीट्स की तरह एक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। ये इनेबल करता है किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन है या कोई इंडिविजुअल है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू पैसा लगा सकता है टू अर्न ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम एज ए रिटर्न। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जितना भी इनकम आएगी उसका स्मॉल परसेंटेज ऑफ इनकम वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है इसको डिज़ाइन किया गया है एज ए टियर स्ट्रक्चर with sponsor setting up INB-IT which in turn invest in eligible infrastructure project और इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल से भी इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये जो दोनों हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये मोटा मोटी अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें पैसा लगा सकते हैं और इनमें जितनी आमदनी होती है इनका जितना वैल्यू बढ़ता है उतना उनको फ़ायदा हो जाता है। ये दोनों इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं ये रेगुलेट किए जाते हैं सेबी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है नियरली 282 मिलियन पीपल फेस्ड एक्यूट हंगर इन 2013। ये एक रिपोर्ट निकाली गई है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा और ये रिपोर्ट बताती है कि करीब 2023 में करीबन 280 मिलियन लोग एक्यूट हंगर फेस कर चुके हैं। फूड इनसिक्योरिटी 2023 में और ज़्यादा बढ़ गई है और ये जो लोग जितने अफेक्टेड है एक्यूट हंगर से वो 280 मिलियन तक पहुंच गए हैं। और इसका जो मेन कारण है वो है एक्यूट हंगर ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स, पर्टिकुलरली जो गाज़ा एरिया में कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है और सूडान में जो इस तरह की कंडीशन देखी गई और वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, अफगानिस्तान में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, इथियोपिया, नाइजीरिया और सीरिया में भी इस तरह के जो एक्यूट हंगर के केसेस है बड़े पैमाने पर 2023 में देखे गए बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। 2023 पांचवा लगातार साल था जो विटनेस करता है एक्यूट हंगर से इफेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ने में। एक्यूट फूड
इनसिक्योरिटी इसको डिफाइन किया गया है, ये तब होती है व्हेन पॉपुलेशन फेस्ड फूड डेप्रिवेशन दैट थ्रेटन्स लाइफ्स और लाइवलीहुड रिगार्डलेस ऑफ कॉजेज और लेंथ ऑफ टाइम। यानी कि अगर एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी हम तब मानेंगे जब कभी भी एक बड़ी पॉपुलेशन फूड डेप्रिवेशन को फेस करती है, एक बड़ी पॉपुलेशन के पास फूड नहीं होता है, जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो थ्रेटन होती है, वो खतरे में पड़ जाती है, उनकी जो लाइवलीहुड है वो खतरे में पड़ जाती है। फिर वो चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे कितने भी लंबे टाइम के लिए हो। सूडान और गाज़ा स्ट्रिप में रिसेंट के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रभाव एक्यूट हंगर का पड़ा है, जिसमें से चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट इस फैक्ट को हाईलाइट करती है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।